नमस्कार, खबरफास्ट की बेहद ही खास पेशकश, बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शाहबाज खान। लोकसभा चुनाव को अब बमुश्किल 6 से 7 महीने ही बचे हैं। 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मोदी सरकार जहां तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर चुकी है, वहीं विपक्षी पार्टियों के मेल से बना इंडिया गठबंधन भी जीत का सपना देख रहा है। इस नए गठबंधन में विशेषकर कांग्रेस जो 10 साल से सत्ता से बाहर है, उसके लिए लड़ाई और खास है। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टियों के लिए चीजें इतनी भी आसान नहीं है। आजादी के बाद पहली बार देश की सबसे पुरानी पार्टी इतनी कमजोर हुई है, लेकिन अब गठबंधन के बाद जीत का जरूर दावा कर रही है। वैसे साल 2024 में भी थोड़ा वक्त तो है, लेकिन अभी से चुनावी शोर और जीत के लिए दौड़ दिखाई देने लगी है। हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, हो भी क्यों ना। नेता आखिरकार दिन रात जो पसीना बहा रहे हैं, पीएम से लेकर सीएम तक चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल कानून भी बन गया है, जिससे बीजेपी अपनी जीत का इशारा समझ रही है। एक खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। कहते हैं चुनाव से पहले चाल जरूरी होती है, चाल भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी काट ना हो। ऐसा ही बीजेपी लगातार करती जा रही है। बीजेपी ने तीनों राज्यों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसको लेकर टेंशन बढ़नी लाजमी है। हालांकि इंडिया अलायंस भी अपनी पूरी ताकत के साथ केंद्र को मात देने में जुटा है। इसके लिए लगातार बैठकें की जा रही है, लेकिन अभी दिक्कत है तो सीट के बंटवारों को लेकर, जिसे विपक्ष जल्द दूर करने की बात कर रहा है। इसके लिए लगातार मंथन और बैठकों का दौर जारी है। तो इधर आज केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए नारी शक्ति वंदन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहर लगा दी, जो कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में चुनावी रुख बदलने का काम कर सकता है। क्योंकि यदि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की सीटें बढ़ेंगी तो इसका फायदा मिलना लाजमी है। बात वर्तमान की जाए तो चुनाव आयोग लगातार तैयारियों के लिए निरीक्षण और बैठकें कर रहा है। ऐसे में कभी भी चुनावी तारीख का ऐलान हो सकता है। भले ही चुनाव में देर है, पर चुनाव से पहले अनेक मुद्दे इन 3 राज्यों में गरमाए हुए हैं, जहां बीजेपी सनातन धर्म, परिवारवाद को लेकर लगातार विपक्ष को घेर रही है और अपने द्वारा किए गए कार्यों का बखान कर रही है, तो इधर विपक्ष केंद्र से खफा नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार जनता को गुमराह कर रहा है। देश में अपराध और बेरोजगारी में बढ़ावा मिला है। ऐसे में सरकार से हर वर्ग परेशान है, क्योंकि उनके पास समाधान नहीं है। खैर, चुनाव से पहले भले ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही जा रही है, पर इसका कितना फायदा बीजेपी को होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी ने तो अपना पासा फेंक दिया और वो उसमें कामयाब भी हो गए, क्योंकि उसके पक्ष में फैसला जो आया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिस बात पर विपक्ष नाराजगी जाहिर कर रहा था, क्या वो दूर होगी? क्या 2024 के चुनाव में ही इसे लागू कर दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरफास्ट। दरअसल मुद्दे कई हैं जिनको लेकर सवाल भी उठते हुए दिखाई दे रहे। बात अगर हम यूसीसी की कर लें, बात अगर महिला आरक्षण बिल की कर लें, उसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आया। अगर यूसीसी की अगर बात करते हैं तो यूसीसी को लेकर कहा जा रहा है कि भाई उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, वहां पर सबसे पहले पेश हुआ था, उसकी तरफ से समझौता भी हुआ था, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि केंद्र की तरफ से एक समिति का गठन जरूर हुआ है, लेकिन उस समिति में क्या कुछ होगा, क्योंकि उसको लेकर अभी तक एक भी बैठक नहीं है। एनडीए मतलब बीजेपी अकेले 301 सांसद है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ मोटी और अहम जानकारी दे दें। 7 पार्टियों ने एक सीट जीती, इनमें से ज्यादातर पूर्वोत्तर की पार्टियां हैं, जैसे मेघालय एनपीपी, नागालैंड में, मिजोरम में एमएनएफ और एनसीपी अजीत पवार हैं। 5 पार्टियों के 22 सांसद हैं, इनमें शिंदे शिवसेना के 13 और लोजपा ऐसी पार्टियां। 2019 के चुनाव में बीजेपी को अकेले वोट जो है शेयर प्रतिशत 37.7 मिला था। इससे साफ है कि इंडिया में भले ही 38 पार्टियां, लेकिन मुख्य पार्टी बीजेपी है। इंडिया में कांग्रेस का दबदबा है क्या? विपक्षी दल इंडिया में 28 दल हैं, इनके कुल 41 सांसद और 3 पार्टियों के 63 सांसद हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का क्या यहाँ पर दबदबा देखा जा सकता है? इसके साथ 12 पार्टियों के 29 सांसद हैं और इसके अलावा 10 पार्टियों का अपना कोई सांसद ही नहीं है। इनमें राजद, रालोद और पीडीपी जैसी पार्टियां हैं। तो इंडिया का कुल वोट शेयर करीब 38% है। इसमें कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बताया जा रहा है। तो एनडीए जहां पर 38 पार्टियां हैं, इनके 329 सांसद हैं और 37 में से 9 पार्टियों ने 2019 लोकसभा चुनाव में कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा और 16 पार्टियों ने कैंडिडेट तो खड़े किए, लेकिन एक
भी सीट नहीं जीत सके। तो यानी कि एनडीए का दबदबा यहाँ पर खुद में, मतलब एनडीए में बीजेपी का सीधे तौर पर दबदबा है। अकेले 301 यहाँ पर सांसद हैं। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस का दबदबा देखा जा रहा है। तो मुख्य विपक्षी पार्टी जिस तरीके से, क्या कांग्रेस उभर कर सामने आएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विपक्षी दल इंडिया में 28 दल हैं और मुद्दों को लेकर लड़ाई है। सवाल एक ये भी है कि मुद्दों को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है दोनों ही पार्टियों के दरमियान, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, यूसीसी का मैं जिक्र अभी कर रहा था। और अगर बात करें महिला आरक्षण बिल की, तो उसको लेकर भी बीजेपी ने अपना दांव यहाँ पर खेला है। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि 2010 में जिस तरीके से कांग्रेस इसको लेकर आई थी, उस समय सपा कहीं ना कहीं से दरकिनार हो गई थी और उसका खामियाजा उठाना पड़ा था। जो कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया था, बिल कानून लागू नहीं हो पाया था। और अब बीजेपी की तरफ से यह बड़ा दांव यहां पर खेला गया। लेकिन पेच यहां पर यह भी फंसा हुआ है कि 2026 के बाद कहा जा रहा है कि जो है पहले जनगणना होगी, उसके बाद यह कानून लागू। हालांकि बिल जो है आज कानून का रूप धारण कर चुका है। तो लोकसभा चुनाव को 6 से 7 महीने बचे हैं और 24 में चुनाव किसकी सरकार बनेगी, इस पर सबकी नजर है। मोदी सरकार जहां 30वीं बार सत्ता में आने का दावा कर चुके हैं, वही विपक्षी पार्टियों के मेल से बना इंडिया गठबंधन भी जीत का सपना अब यहां पर दिख रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान झांकी है और 2024 की पिक्चर अभी बाकी है और इसी पर करेंगे आज चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़े हैं खेमचंद शर्मा है, प्रवक्ता है बीजेपी के, और रोहन सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राकेश झा राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे। रोहन जी, पहला सवाल आपसे ही मेरा, जब कभी भी पिक्चर रिलीज होती है उससे पहले एक ट्रेलर रिलीज होता है जिसमें पता लग जाता है कि भाई इस फिल्म में एक्शन कितना होने वाला है और इसकी स्टोरी क्या होने वाली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्या ये ट्रेलर होने वाले 24 के? नमस्कार। आप खुद से देख सकते हैं कि किस तरह से विजय वर्गीय जी को और 3 केंद्रीय मंत्रियों को सबको उतारा मैदान में। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नर्वसनेस है। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस को याद कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि घबराहट है और चुनाव का जो अभी जनता के बीच में असंतोष है सरकार के प्रति। आर्थिक मोर्चे सरकार पूरी तरह विफल है। सर, मैंने तो ये भी देखा था कमलनाथ की सरकार बन गई थी और सिंधिया को उड़ा के ले गए थे। हाँ ठीक है, किसी ने अनैतिक कार्य किया या गलत काम किया, हॉर्स ट्रेडिंग को ऑपरेशन लोटस कह दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग कुछ अच्छा काम तो बन नहीं जाता। ऑपरेशन लोटस का नाम दे देने, हॉर्स ट्रेडिंग ही रहती है ना। ठीक है, जब सिंधिया जी के जो साथ के लोग गए वो आज मुरैना, गुना, ग्वालियर में टिकट पाने के लिए कितना परेशान है। जो वहां भाजपा का पहले का नेता है जिन्होंने जिंदगी खपा दी, वो कहाँ साइडलाइन कर दिया गया। सिंधिया तो संतुष्ट है ना? सिंधिया संतुष्ट है। सिंधिया को जो सम्मान मिलता था, जो उनकी अरे कहाँ सम्मान मिलता थी, जो उनकी रुतबा मिलता था, भाई वो कमलनाथ से बातचीत करते थे, बैठकों के लिए लगातार बोलते थे, लेकिन बैठकों में शामिल नहीं होते थे, उनको टाइम नहीं दिया जाता था। इसी कारण तो वो अलग हुए। इकलौते आदमी थे सिंधिया राहुल जी के करीबी लोगों में जिनकी डायरेक्ट एक्सेस थी, वो जो सीधे जाके मिलते थे, एक प्लेट में खाना खाने वाले। मैं कमलनाथ की बात कर रहा हूं, जो तत्कालीन सीएम थे। कमलनाथ जी तत्कालीन सीएम थे, बिल्कुल सही बात है। उनको कहीं ना कहीं सिंधिया जी का संतोष रहा होगा तभी गए। उन्होंने अपना वही काम किया जो उनके परिवार का इतिहास रहा है, उसमें उन्होंने कुछ इतर जाके काम नहीं किया। निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सिंधिया परिवार जी का जिस तरह से राजनीति रही है, इतिहास रहा, उसी तरह का काम उन्होंने किया। चलिए ठीक है, इस पर मैं आऊंगा। अगला सवाल मैं आपसे लूंगा। खेमचंद जी, आपकी ओर करना चाहूंगा। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। 25 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक कॉन्फिडेंट था, लद्दाख में उन्होंने दावा किया था। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान झांकी है, 2024 की पिक्चर अभी बाकी है। और आपको तो डर लग गया क्या? सांसदों को आप विधायकी का चुनाव लड़ा रहे हैं। शहबाज भाई, मैं आपको 2018 याद दिलाता हूं। 2018 में राजस्थान में जीते, छत्तीसगढ़ में जीते और मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई। 19 में किसकी सरकार बनी?
वही राजस्थान, वही मध्य प्रदेश, वही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के साथ नहीं था, 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ। मध्य प्रदेश में एक सीट उन्होंने जीती। 2024 की तो भूल जाए, 2024 में दूर दूर तक आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये मुकाबला नहीं कर सकते। रही बात अभी स्टेट इलेक्शंस की, तो राजस्थान का बहुत बुरा हाल है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर गारंटी से जीतने वाली है। मध्य प्रदेश में हमारी डबल इंजन सरकार ने अच्छा काम किया है, जन जन तक हम पहुंचे हैं। हम लोगों ने एक नए समाज का निर्माण किया और वो है बेनिफिशियरी समाज, उनको अलग अलग योजनाओं का बड़ा लाभ मिला है। और हम लोग मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को रिपीट करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में फिर से वापस आने वाले हैं, तो फिर मुंह की खाएंगे। और अभी कितने शर्म की बात है सर, छत्तीसगढ़ में सर खेमचंद जी, छत्तीसगढ़ में तो चेहरा ही नहीं है। इस बात का जिक्र हो रहा है विपक्षी पार्टियों में। विपक्षी पार्टी जिनके पास खुद चेहरा नहीं है वो चेहरे की बात करते हैं। अरे वहाँ हमारे एक्स सीएम है, राज्य में तो है उन पर, राज्य में तो चेहरा है ना उन पर। हमारे पास राज्य में चेहरे, क्यों चेहरे नहीं हमारे पास? वहाँ पे मल्टीपल चेहरे। बताइए कौन चेहरा है छत्तीसगढ़ में? हमारे पास एक्स सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी वहाँ पे हैं। भाई खबरें तो ये आती है रमन सिंह को दरकिनार कर दिया गया है। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी में सभी कार्यकर्ता उपलब्ध है, मेहनत कर रहे हैं, कोई भी सीएम बन सकता है। ये कह देना कि नहीं एक्स नहीं बनता वाई बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। हमने चेहरा प्रस्तुत नहीं किया, अलग बात है, क्योंकि हम लोग सामूहिक रूप से इलेक्शन लड़। लेकिन सब अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने दुखदपूर्ण और निंदनीय बयान दिया है। जिस तरीके से सिंधिया परिवार की हिस्ट्री है, अरे हिस्ट्री आज याद आई आपको? तो उस परिवार ने आपके लिए खून पसीना बहा है, राजीव जी के साथ, राहुल जी के साथ, सोनिया जी के साथ, तब याद नहीं आया। इसका मतलब आप या तो तब गलत थे या आज गलत है। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस परिवार ने, जिस व्यक्ति ने आपके लिए खून पसीना बहाया है, आपके लिए कार्य किया है, आज आप उनके परिवार को नहीं उठा रहे। हानि थी तो एंट्री के टाइम उठाते, उनको बोलते हैं आप कि आप हमारी पार्टी मत आओ क्योंकि आपका परिवार दागी है। आप कह रहे हैं परिवार, आप कह रहे हैं परिवार ने साथ दिया, परिवार को उठाना चाहिए, लेकिन अगर वो परिवार का साथ देते फिर आप परिवार का आरोप लगा देते। आरोप नहीं, मैं क्या कर, परिवार तो इनका, परिवारवादी पार्टी तो उनकी है, लेकिन ये कह देना कि एक परिवार में खोट था इसीलिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने काम किया। खोट था तो वर्षों तक क्यों रखे? वर्षों तक आपने उनको मंत्री क्यों बनाया, क्यों पदाधिकारी बना के रखा, क्यों एक थाली में खाना खिलाया? इसका मतलब चोर चोर मोसेर भाई होते हैं, आप भी चोर हो, आप भी धोखेबाज हो। जो आप सिंधिया जी के लिए कह रहे हो सब कुछ आप हो, इसीलिए आप लोगों ने उनको साथ में रखा। कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना। आप हो, आते हैं नेता, जाते हैं, हमारे नेता भी आते हैं, हमारे नेता भी जाते हैं, लेकिन इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करना वो शर्मनाक है। और रही मध्य प्रदेश में, आपको बता दूं जिस तरीके से शिवराज जी ने डायरेक्ट कनेक्ट स्टेब्लिश किया है महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, बुजुर्गों को उन्होंने जिस तरीके से तीर्थ यात्रा करवाई है, जिस तरीके से बहनों को लाडली योजना के तहत मदद दी जा रही है, किसानों में आप देखेंगे किसानों का जो प्रोडक्शन है, देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जो परसेंटेज है वो मध्य प्रदेश में बढ़ी है। और हर गांव में अच्छी सड़क, बेहतर सड़क, और जिस तरीके से शिवराज जी का एक कनेक्ट है और मोदी जी की जो योजना है, नेशनल योजना है, जन जन तक पहुंच रही है। मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, और फिर से जब चुनाव हो जाएगा हम डिबेट करेंगे। हमारी सरकार की लड़की के साथ भी दुष्कर्म मध्य प्रदेश में हुआ सर? बिल्कुल हुआ है, निंदनीय घटना है, और उस पर तेजी से कार्रवाई हुई है, दोषी को पकड़ लिया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि हजारों की संख्या में घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, सैकड़ों की संख्या में घटनाएं छत्तीसगढ़ और झारखंड में हो रही हैं, हजारों की संख्या में बंगाल में हो रही है, हजारों की संख्या केरल में है, वहां पे बात क्यों नहीं करते? ठीक है, हाँ तो एमएलए भी कहती है इनकी कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, वहां मंत्री कहता है कि हम सुरक्षित नहीं है, वो लाल डायरी प्रस्तुत करते हैं और लाल डायरी छीन ली जाती है। ठीक है रोहन जी, क्विक रिस्पांस करिए, फिर मैं जाऊंगा राकेश झा जी के पास। वो कह रहे हैं आप अपने राज्यों में तो देखो, चेहरे को लेकर तो आप में भी भाई असमंजस है। राजस्थान में बात कर ले, सचिन पायलट की बात कर ले, अशोक गहलोत की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, टीएस सिंहदेव हो गए, भूपेश बघेल हो गए। देखिए जो सबसे बड़ी बात भारतीय चुनाव, राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा, मेरा सवाल रोहन जी से ही है। रोहन जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी सुन पा रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं सरवत जी? चेहरे को लेकर सवाल तो आपकी पार्टी में भी खड़े होते हैं ना। राजस्थान में अशोक गहलोत की बात कर ले, सचिन पायलट की बात कर ले, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बात कर ले, टीएस सिंहदेव की बात कर ले। आप क्राइम का जिक्र करते हैं,
इनके चेहरों में क्या बुराई है? सचिन पायलट या अशोक गहलोत या टीएस सिंहदेव या भूपेश बघेल के चेहरों में क्या प्रॉब्लम है? कम से कम दागी तो नहीं है। व्यापक देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि आपका सबको साथ इतने लेकर जो चलते सारे हैं। लोगों की जाने गई। अरे आप सबको साथ लेकर चलते हैं क्या रोहन जी? इंडिया गठबंधन जो यहां पर हो रहा है, आप अपने पार्टी के दरमियान ही जो नाराजगी है उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं? सवाल ये है। कहां पे नाराजगी है? राजस्थान में सचिन पायलट जी लगातार सरकार के पक्ष में रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव जी स्वयं मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, और कहां पर किस चीज की देखिए ये फैलाया जाता है ताकि लगे कि इन फाइटिंग हो रही है, सामने वाली पार्टी कमजोर है। लेकिन इन द एंड छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीन है। रमन सिंह बिल्कुल घर में बैठ गए हैं। सेम एज शिवराज सिंह जी के साथ मध्य प्रदेश में हो रहा है, वसुंधरा जी के साथ राजस्थान में हो रहा है। आपके सामने सब प्रत्यक्ष सामने पड़ा हुआ है, इसमें कोई चर्चा की बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो भाई सबसे खराब दौर से हमारे सामने हम उस खबर को भी कवर करा है जब ताज जाते हैं, नाराज हो जाते हैं अशोक गहलोत से सचिन पायलट। ये हम हाँ, तो कांग्रेस पार्टी में कोई एक सुप्रीम लीडर जैसा कल्चर नहीं है ना कि यहाँ पर तुम दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे। यहाँ पर तो हम सब इंसान है, एक पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और इसी का फायदा उठा लिया था बीजेपी ने मध्य प्रदेश में। इसी का फायदा उठा लिया था बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, जो आपकी सत्ता चले गई थी। मध्य प्रदेश में फायदा उठा लिया, लेकिन फिर वही मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी की बात पे आऊंगा कि उन्होंने जब बोला कि हमने सिंधिया जी के परिवार के बारे में टिप्पणी करी, तो मैं सिंधिया जी के परिवार के बारे में टिप्पणी नहीं की थी। मुझे लगा था कि सिंधिया जी या उनके पिताजी का आज भी कांग्रेस सम्मान करती है, उनकी पुण्यतिथि पे हमारे ऑफिशियल हैंडल से श्रद्धांजलि अर्पित करी जाती है। राहुल जी उनको याद करते हैं। आज भी सोनिया जी ने जब नई संसद उद्घाटन था तो ज्योतिरादित्य जी को बगल में बैठाया था, उनको आज भी उसी तरह से प्यार सम्मान है। कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में किनारे बैठना था तो उनको उनका शौक था, उनकी इच्छा थी, इसका उन्होंने पूर्ति करी है। ठीक सर, ठीक। खेमचंद जी जल्दी से, फिर मैं जाऊंगा राजनीतिक विश्लेषक के पास। देखिए, इसी को दोगली राजनीति कहते हैं। पहले परिवार को उंगली उठा दो, आपको देखिए बगल में बिठाते हैं। चलो वो तो आप ही की समझ है और आप ही बेटर समझा सकते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने अच्छे से कवर करा। मैं आपको बताता हूँ। 30 सेकंड हो गए। जो मैंने जो टाइम लिया था वो लिया था। इन्होंने कहा कि हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी है तो कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट होते हैं, तो मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है? गहलोत को। क्यों? किसके कहने पे बनाया जाता है? गांधी परिवार के कहने पे। कैसी डेमोक्रेसी है? तो लगातार अभी आपने एक कह सकते हो कि आपने प्रॉक्सी प्रेसिडेंट बैठा है, लेकिन लगातार 22-23 साल से क्यों एक ही परिवार के लोग प्रेसिडेंट बने हुए थे? क्यों आज प्रेसिडेंट ना होते हुए भी राहुल आपका सुप्रीम लीडर है? क्यों आज श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ मुंह देखते हैं खड़गे साहब? ये क्या डेमोक्रेसी है? मध्य प्रदेश में युवा लीडर को या सशक्त लीडर को इग्नोर करके आपने अपने परिवार के एक दरबारी को सीएम बनाया। छत्तीसगढ़ में जो कॉम्पिटिटिव लोग हैं उनको इग्नोर करके आप लोगों ने एक अपने चहेते को सीएम बनाया। कैसी डेमोक्रेसी? मजाक मत उड़ाओ। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज कांग्रेस में है नहीं, ना वो डेमोक्रेसी को मानते हैं। परिवारवादी वाली पार्टी है। अच्छा एक बात बताइए। अच्छा खेमचंद जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं राजनीतिक विश्लेषक को ले लूं, राकेश झा का कमेंट नहीं हो पाया। राकेश जी, आज भारत की जो राजनीतिक तस्वीर है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के बाद बदल जाएगी। इन राज्यों में चुनाव के बाद क्या राजनीतिक परिस्थितियां क्या होंगी? क्या देख पा रहे हैं, क्या आंक पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी भारतीय लोकतंत्र की ये विशेषता रही है कि आजादी से लेकर आज तक हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का हो। ये हमारे लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि इसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ के मतदाता हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, कहीं के भी हो, उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी के साथ अपने अपने मतों का एक्सरसाइज किया है। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विनोबा भावे कहते थे अक्सर ये जो चुनाव हैं वो लड़े नहीं जाते हैं, खेले जाते हैं। आपने देखा कि 1952 से लेके 1975 तक जो चुनाव हुए उसके अंदर उतने पॉलिटिकल वायलेंस नहीं हुए, उतने अधिक आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ। राज्यसभा से लेकर लोकसभा, विधानसभाओं में जो डिबेट्स होते थे वो भी एक क्लासिकल डिबेट्स होता था, क्योंकि वहां पे जो पहुंचने वाले लोग थे कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड जो है
वो एकेडमिक बैकग्राउंड भी रहा है, और एक को कहीं ना कहीं एक तरीके से एक इसको मिशन के रूप में, समाज सेवा के रूप में, राष्ट्र सेवा के रूप में मान के कार्य करते थे। 75 के बाद जब से इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी के बाद जिस तरीके से 91 तक जो पॉलिटिकल कोएलिशंस हुआ, उसके अंतर्गत काफी एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप चले, एक दूसरे के ऊपर सरकारों को गिराने की बात चली। आपने अभी हॉर्स ट्रेडिंग की बात की, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हुई। हालांकि 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ भी आया और दल बदल विरोधी राजीव गांधी की सरकार ने लाया, ताकि लोग निहित स्वार्थ के कारण अपने पदों को दुरुपयोग नहीं करें। मेरा मानना है कि चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो राष्ट्रहित है सर्वोपरि, वो सब सर्वप्रमुख चीज है। इसके अलावा संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की बात है, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स की बात है, जिसके अंदर हमें रोजगार की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, ये तमाम मुद्दे। लेकिन क्या शिक्षा इंडिया कैसे हो? गठबंधन जो है बेरोजगारी, रोजगार, इन तमाम मुद्दों को लेकर जीत पाएगा क्या? जीत इतनी आसानी उसके लिए होगी क्या? और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान क्या इसकी झांकी है, ट्रेलर है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात है शाहरुख भाई कि कोई भी सरकार हो, सर, शाहरुख नहीं, मेरा विचारधारा, नाम शहबाज है। मैनिफेस्टो को आप देखिए, मैनिफेस्टो को आप कहीं ना कहीं इस चीज को कोर्ट के द्वारा मतलब इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। मैनिफेस्टो हमेशा जो है पॉपुलर मेजर्स के लिए होता है, और मैनिफेस्टो में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने शुरू से देखा, गरीबी हटाओ से नारा से लेके आज तक आपने साइनिंग इंडिया का भी नारा देखा, लेकिन मैनिफेस्टो कहने के बाद हम कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, ये कितना वहां तक समझा पाते हैं लोगों को, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये बात जरूर है कि आने वाले टाइम में चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, इसके लिए बड़े मुद्दे हैं। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के लिए कितने बड़े मुद्दे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कौन सा बड़ा मुद्दा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और क्या रणनीति होने वाली है, बलदेव राज हमें आज बताएंगे। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा आपसे, भैया घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आम आदमी पार्टी का तो खाना ही वो है कांग्रेस। पंजाब की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो। नमस्कार सहनाव जी। अच्छा देखिए, आम आदमी पार्टी, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा, पहले तो मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन पे तो कोई शक कहीं दूर दूर तक नहीं है। सब जो गठबंधन है वो मिलकर लड़ेगा, क्योंकि ये संविधान की लड़ाई है। रही राज्य के चुनाव, वो हमारे आदरणीय संदीप पाठक जी ने भी बोला है, ये पूरे देश में हम स्टेट के हिसाब से संगठन बनेगा और चुनाव लड़ेंगे। रणनीति देखिए, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे नेता हैं जो देश में काम की राजनीति को, सकारात्मक राजनीति का जिन्होंने उदय किया है। और छत्तीसगढ़ रहा, चाहे मध्य प्रदेश रहा, चाहे राजस्थान रहा, हम हर जगह अपने काम को लेके जा रहे हैं। हम स्वास्थ्य की योजनाएं लेके जा रहे हैं, हम शिक्षा को लेके जा रहे हैं, हम बेरोजगारी भत्ता को लेके जा रहे हैं, शहीदों की सम्मान राशि हो गई, महिलाओं की गारंटी हो गई। तो हम काम की राजनीति का उदय कर रहे हैं। तो आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अकेले लड़ने वाले हैं, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ने वाले हैं? सीट को लेकर क्या फैसला होने वाला है, क्या समीकरण होने वाले, क्या रणनीति होने वाली है? अभी देखिए शहबाज खान जी, अभी जो है, अभी तो हम अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन चुनावी रणनीति जो भी होगी वो देखेंगे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल। बलदेव जी, पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है, ठीक है? आप बात अपनी पूरी कर लीजिएगा। आप एक मंच पर होते हैं, इकट्ठी बातें बोलते हैं कि भाई ये हमारे मुद्दे होंगे, लेकिन वही हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में फिर केजरीवाल जाते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, कहते हैं भाई यहाँ तो विकास ही नहीं हुआ। ठीक है, देखिए मैं वही बोल रहा हूं, देखो केंद्र का चुनाव केंद्र के मुद्दों पे होगा, राज्य का चुनाव वहां के मुख्यमंत्री के मुद्दे पे होगा। इस बात को तो समझना पड़ेगा ना। अब यदि नहीं, इस बारात का दूल्हा कौन होगा, इसको लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे ना। इस बारात का दूल्हा कौन होगा, वहां पर लड़ाई नहीं होगी क्या फिर? हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, बारात का दूल्हा, ये चेहरे की राजनीति नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ये चेहरे की राजनीति हो गई। हम काम की राजनीति लेके जा रहे हैं। चेहरे की राजनीति, जो ईमानदार होगा, कार्यकर्ता होगा, उन्हीं में से होगा। तो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के जरिए हम देश में एक मैसेज पहुंचा रहे हैं पहले, कि हम सकारात्मक राजनीति और काम की राजनीति में। देखिए पंजाब में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने वोट मांगा। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि मैंने 5 साल या इतने साल वहां दिल्ली में काम किया है, उस काम को देखिए। दिल्ली में तीसरी बार कैसे वोट मांगे कि हमने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए। तो ये ऐसा क्या, ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री या कोई भी देश का मुख्यमंत्री आज तक ऐसे वोट नहीं मांगता है।
तो एक नया उदय राजनीति का हुआ है खान साहब, और इसको स्वीकार करना चाहिए, और देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन ये जो गठबंधन है ये केवल हमारा 24 तक है, और उसी हिसाब से हम लड़ रहे हैं। आपने देरी कर दी बलदेव जी, और चर्चा हम आपके साथ करते, माफ कीजिएगा समय की कमी है, 10-10 सेकंड में आप चारों को दूंगा, ठीक है। सबसे पहले खेमचंद जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगा। बीजेपी जेजेपी राजस्थान में गठबंधन की बात कर रही है, और कल ही खबर यहां पर सामने आई थी कि भाई जेजेपी गठबंधन और बीजेपी का ब्रजेंद्र सिंह ने बोला है कि भाई राजनीतिक बयान दिया कि जितना जल्दी पीछा छूटे उतना बीजेपी का उद्धार होगा। भाई आप हरियाणा में कह रहे हैं उद्धार होगा, आप राजस्थान में जाकर गठबंधन की बात कर रहे हैं, और फिर आप इंडिया गठबंधन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए गठबंधन सिर्फ दिखाने के लिए, मोदी जी को हटाने के लिए साथ है, लेकिन ये सब पार्टी एक दूसरे की दुश्मन है। अब सभी राज्यों में देखिए, अब राजस्थान में हमारा गठबंधन जेजेपी के साथ नहीं है, और ना ही हम कह रहे हैं कि पूरे राष्ट्र में हमारा गठबंधन, हमारा हरियाणा में हमने कब कहा कि नेशनल गठबंधन उनके साथ है, और राजस्थान में क्या होगा ये सामने आ जाएगा, बातचीत चल रही है। राजस्थान में होगा सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक सर, माफ कीजिएगा वक्त की कमी है। राकेश जी जल्दी से 10 सेकंड दूंगा आपको भी, फिर मेरे को कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाना है। जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं मानता हूं कि गठबंधनों की राजनीति है, और हमारे जो लोकतंत्र के जो राजा हैं, जो कि मतदाता हैं, उनको बड़ी सोच समझ के चुनाव में अपना मत देना चाहिए, किसी भी बहकावे में नहीं आया, और किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए। रोहन जी ठीक, 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, रोहन जल्दी से। 2024 का चुनाव भारतीय राजनीति का खास चुनाव है। ये 77 जैसा दौर है, फिर से ये नरेंद्र मोदी फिनोमेना है, उसी के प्रतिक्रिया में ये चीजें जो चले देखने वाली बात होगी, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एमपी गजब है, एमपी अजब है, इस बात का जिक्र किया जाता रहा, लेकिन जिस तरीके से यहां पर रणनीति बनाई है, सांसदों को विधायकी चुनाव लड़ने के लिए बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी कह रही है एंटी इनकम्बेंसी का बीजेपी में डर है। फिलहाल तस्वीर क्या होगी 2024 में साफ होगी। मेरे साथ आज खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।